हर व्यक्ति का एक सपना होता है अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए एक आशियाना बनाने के, और उस आशियाने को खरीदने के लिए वो व्यक्ति अपने जीवन के कमाई हुई गाढ़ी कमाई के एक एक रुपए बड़े संजो कर रखता है। लेकिन जब कोई उन पैसों को ठग लेता है तो उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है, उस परिवार पर क्या गुजरती है जिसने वो सपने देखे थे एक उज्जवल भविष्य के लिए एक आशियाने के तौर पर। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं इन24 न्यूज़ की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मुंबई के कई इलाकों का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे हैं ठाणे जिले में स्थित उस इलाके की जिसे नाला सोपारा कहते हैं। अब वो पालघर जिले के अंतर्गत आता है और इस इलाके में गगनचुंबी इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ दिन ब दिन जो आबादी है लोगों की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग किस तरीके से वहाँ पहुँच रहे हैं और कैसे उनके सपने साकार हो पा रहे हैं, इसकी सच्चाई आज हम आपको परत दर परत दिखाएंगे। यदि आप नाला सोपारा इलाके में फ्लैट खरीदने की चाहत रखते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके साथ हो सकती है ठगी की वारदात। और इस वारदात को अंजाम देने वाले वे लोग कोई और नहीं बल्कि एक साजिश करता है जिनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, और वो पहुंचते हैं नाला सोपारा के उन ग्रामवासियों के पास जिनकी एक लंबे भूखंड वहां पर है। वहां पर लोगों को अपने कैसे झांसे में लिया जाता है, कैसे उन्हें हाथ में कटोरे लेकर चांद दिखाया जाता है, इसकी एक एक सच्चाई हम आपको परत दर परत दिखाएंगे और ये बताएंगे। खासकर सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की, जो कि ये सपना मुंबई को शंघाई बनाने का देखते तो हैं, लेकिन जब आम मुंबईकर नहीं सुखी हो पाएगा, एक आम मुंबईकर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा, तो क्या वास्तव में शंघाई बन पाएगी ये आर्थिक राजधानी मुंबई? मुंबई में रहने वाले लोग अब मुंबई से पलायन कर मुंबई से दूर दराज इलाकों में जाने लगे हैं। वहाँ पर घर खरीदने का एक सपना उनका होता है अपने परिवार के उज्जवल भविष्य को लेकर, लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस व्यक्ति से वो मिलते हैं उसकी बातों में वो आ जाते हैं और अपने पैसे उसे दे देते हैं। बदले में जो ज़मीन उसे मिलने वाली होती है वो ज़मीन उसे नहीं मिल पाती। इससे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका नाम? अशोक भवानी प्रसाद तिवारी। आप नाला सोपारा में ये जो आपके साथ पूरी की पूरी घटना हुई है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे पूरा का पूरा मामला कैसा और कैसे फंस गया? हरेंद्र प्रताप यादव मिले हमको उन्होंने ज़मीन दिखाया। ज़मीन देखने के बाद में हमको अच्छा लगा, हमने उनसे साथ व्यवहार किया। 7 लाख। ज़मीन कितनी थी? ज़मीन 5 गुंठा थी, 5 गुंठा। कीमत कितनी लगाई थी उसने? कीमत उसमें दिखाया था 60 लाख रुपए। तो 5 गुंठा ज़मीन जब आप लेने के लिए वहाँ पर गए तो आपसे कहा क्या गया? कहा ये गया कि हमने पैसा पेड कर दिया, जेरोक्स पेपर दिखाया। पेपर देखने के बाद में उसमें फर्जी पेपर अमाउंट चढ़ाया हुआ था। तो क्या जेरोक्स पेपर देख के आपने पैसे दे दिए? जेरोक्स पेपर देख के। ये एक बड़ा सवाल है, चूंकि भोली भाली जनता ये जानती नहीं है। उसका तो एक सपना होता है कि अपने परिवार के लिए एक आशियाना खरीदे वो, लेकिन उस आशियाने से संदर्भित जो दस्तावेज होते हैं उसकी पड़ताल कैसे वो करते हैं, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जेरोक्स पेपर आपको दिया गया, वो पेपर अभी आपके पास है? जी बताएं, क्या कहा गया था आपसे? ये कहा गया था दिखा के कि ये ज़मीन हमने ले लिया है और इसका हमने इतना भुगतान कर दिया, आप पहले टोकन मनी दीजिए, उसके बाद में आपको जो है इस पे बना के मैं रूम दे रहा हूँ। टोकन मनी कितना दिया था आपने? टोकन मनी उनको हमने 7 लाख रुपए दिया था। 7 लाख। कुल कितने पैसे आपके फंसे हैं? 9 लाख रुपए। 9 लाख। और कितने दिन से फंसे हैं? ये समझिए 1.5 साल हो गया। तो जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया, ये क्या कोई बिल्डर है? ये बिल्डर है। इसका पूरा नाम? हरेंद्र प्रताप रुपई यादव। हरेंद्र प्रताप यादव। ये नाम थोड़ा सा अनसुना है, लेकिन हम टीवी स्क्रीन के दूसरे विंडो पर जो तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिसने इन लोगों को ना सिर्फ छला बल्कि इनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर इसने वो हाथ साफ किया कि इनका पूरा परिवार अब सदमे में है। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार प्रजापति। क्या करते हैं आप? कड़िया काम करते हैं। आप कैसे पहुंचे नाला सोपारा हरेंद्र यादव के पास? उधर मेरे भाई हैं, उधर जाते तो जगह लिए थे, फाउंडेशन भरनी सब कराया, हम लोग मिल के बोले इधर एक रूम ले लो। हम उधर देख के पैसा दिया दिया नहीं जगह। कितना पैसा? 6 लाख रुपया। जमीन कितनी? 10 बाई 20। 10 बाई 20 के लिए 6 लाख पूरा? हम पूरा बना के। तो
बना के तो पूरा पैसा एक साथ कैसे दे दिए? 3 लाख का चेक दिया, 3 लाख कैश दिया था। तो पहले जो 3 लाख का चेक आपने दिया वो पास हुआ, हाँ पास हुआ सर। उसके बाद में फर्दर 3 लाख आपने दिए, हाँ तो यानी कुल पैसा आपने दे दिया। हाँ सर जी, पूरा पैसा दिया। यानी उस जमीन पर जो बनने वाला मकान था, उस मकान के पूरे पैसे इस व्यक्ति ने दे तो दिए, लेकिन बदले में ना वो मकान इन्हें मिल पाया है, ना ही इनके द्वारा दिया गया वो मूलधन जो 6 लाख रुपए ये बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, कितना दिन हुआ पैसे दे के 6 लाख? 1-2 साल हुआ? 2 साल नहीं रह गए सर। पुलिस स्टेशन गए थे आप? नहीं सर जी, पुलिस स्टेशन नहीं गया था। पुलिस स्टेशन नहीं गए थे। क्या लगता है आपको कि ये पैसे मिल जाएगा आपको? उसको बोला 2-3 बार बोला, और को बेटा परेशान दे दूंगा बाद में। बाद में दे दूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश पांडे है। एडवोकेट राजेश पांडे। हाँ, एडवोकेट राजेश पांडे। वकील साहब एक बात बताइए, एक वकील होने के नाते कैसे आप वहां पहुंच गए और कैसे आपके ये पैसे वहां फंस गए? एक्चुअली क्या है, हरिंदर यादव को मैं जानता नहीं था, तो एक मेरे मित्र थे, उनका नाम है बबलू मिश्रा, तो वो लेकर के आए, बोले कि पांडे जी इसको बहुत अर्जेंट है, बिल्डर है, तो यहीं पे जगह लिया हुआ है, इसमें आपको ये जगह दे देगा, आप इनको पैसा दो, आज अर्जेंसी है। तो मैंने 1 बजे रात को उसको पैसा दिया, 1 लाख पैसे? 1 लाख रुपया दिया उस टाइम। और इसके बाद फिर वो जगह पे फाउंडेशन बनाया, भरनी किया, बोला सब जगह ले लिया हूँ वकील साहब, मेरे पास सबका जो है पावर है, सेल पावर है, एग्रीमेंट है, सब दिखाया अपने को। और ऐसे सब ग्राहकों के साथ उसने ऐसा ही व्यवहार किया। जो उसने आपको सब दिखाया, आपने कहा उसने सब कुछ दिखाया आपको, जब उसने सब कुछ दिखाया तो उसके उस दिखाए हुए दस्तावेज से आप संतुष्ट हो गए? हाँ, तो मैं नहीं, उसके साथ साथ ये लोग जो मनोहर जनार्दन पाटिल थे, प्रदीप थे, कमलाकर सामंत उनका नाम है, अनिकेत के नाम से जाने जाते हैं, और प्रदीप सिंह थे, इमरान थे, गुड्डू थे, ये लोग साइड पे पहले से ये मनोहर जनार्दन पाटिल ने कमलाकर को जगह दिया, कमलाकर ने इमरान और गुड्डू को एक बार एग्रीमेंट बनाया, तो गुड्डू और इमरान ने जो है अशोक तिवारी, हरिंदर और एक पाल करके हैं, यानी ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी सबके पैसे लेकर चला गया। यस, यही कुल मिला के ये दस्तावेज मेरे हाथ में है जो इन्हें दिखाने के बाद इनसे पैसे लिए गए। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एक नोटरी कराई जाती है और उसमें ये लिख दिया जाता है कि एक व्यक्ति देने वाला और दूसरा व्यक्ति लेने वाला, दोनों व्यक्ति की तस्वीरें इस नोटरी किए हुए पेपर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम बड़े संक्षेप में बता दें अपने दर्शकों को, हरेंद्र प्रताप रूप नारायण यादव, उम्र 44 साल, और ये पूरा का पूरा मामला विशाल नगर नाला सोपारा पूर्व, जो पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई तहसील के निकट है। और जो करारनामा इनके साथ किया गया है, जिसे एग्रीमेंट कहा जाता है, उसके बारे में 2 शब्द हम अपने दर्शकों को बता दें कि द्वितीय पक्षकार कारणे हा करारनामा उभय पक्षकारात होत आहे तो खालील प्रमाणे गाव मौजे मोरे, वसई विरार शहर महानगरपालिकाचा हद्दीतील तालुका वसई, जिला पालघर, यानी ज़मीन का उल्लेख किया गया, प्लॉट नंबर का उल्लेख किया गया, और ये भी बताने का प्रयास किया गया कि ये पूरी की पूरी ज़मीन किसी मंगेश भालचंद्र पाटिल के नाम पर है, जिसने आगे चलने के बाद मनोहर जनार्दन पाटिल को दे दी, और उस मनोहर जनार्दन पाटिल ने कमलाकर ब्रह्मदेव सावंत को वो ज़मीन दे दी, और अंत में कमलाकर ब्रह्मदेव सावंत साहब ने किसी प्रदीप सिंह को ये ज़मीन दी है। और अब ये पेपर बताता है कि प्रदीप सिंह साहब ने किसी हरेंद्र प्रताप रूप नारायण यादव को 5 गुंठे ज़मीन दी है। और अब हरेंद्र प्रताप रूप नारायण यादव साहब एक एक कर इन तमाम लोगों से पैसे लेते हैं, वो भी 2-5 हज़ार के रूप में नहीं, 1-2 लाख रुपए के रूप में नहीं, एक एक व्यक्ति कम से कम 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, अगर इन राशियों को जोड़ा जाए तो ये रकम 50 लाख रुपए को पार कर जाती है। लेकिन सवाल वही कि जिस नाला सोपारा इलाके में ये भूखंड की बंदरबाट चल रही है, उस नाला सोपारा के उस ज़मीन का मूल मालिक कौन, और यदि मूल मालिक वहाँ पर है तो लोकल पुलिस क्या कर रही है? लोकल पुलिस एक FIR दर्ज क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल हम खुद पूछ लेते हैं। वकील साहब एक बात बताइए, लोकल पुलिस स्टेशन गए थे आप, कैसा तजुर्बा रहा आपका? हाँ साहब, मैं गया था, एप्लीकेशन लेके गया। एप्लीकेशन ये हुआ कि भाई असाइन होएगा, किसके पास जा रहा है, आप उस ऑफिसर से मिलिएगा।
तो मैं ये रोमने करके एक ऑफिसर हैं, उनके पास वो गया और मैं उनके पास गया। जाने के बाद वो बोले कि ऐसा है, ऐसा ऐसा एप्लीकेशन 50 उसके खिलाफ पड़े हुए हैं, ना 50 एप्लीकेशन उसके खिलाफ पड़े हुए हैं, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत बड़ा चीटर और फ्रॉड है, आप लोग उसको पैसा कैसे दे देते हो? बोले कितना पैसा दिए? मैं बोला 6 लाख रुपया दिया हूँ। हाँ, तो बोले कि आप जो है कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाके 156(3) का ऑर्डर लेके आओ तो FIR करता हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ना ये संवाद हमारे हैं, ना आरोप हमारे हैं और ना ही ये वक्तव्य हमारे हैं। ये वक्तव्य एक पेशे से अधिवक्ता, एक एडवोकेट के वक्तव्य हैं, जिसका ये कहना है कि जब उससे पैसे ले लिए गए और जब उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और जब वो लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो लोकल पुलिस स्टेशन में तैनात ड्यूटी ऑफिसर इनसे कहता है, चूंकि ये मामला दीवानी न्यायालय से संबंधित है, अतः आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। क्या ये जवाब वाजिब है उस पुलिस अधिकारी का? एक भोली भाली जनता जो दिन की दोपहरी हो या मूसलाधार बारिश हो या फिर कड़ाके की सर्द, वो पीछे नहीं देखता। वो 2 जून की रोटी कमाने के लिए हर वो संभव प्रयास करता है, अपने परिवार का पेट शांत करता है, भूख उसकी शांत करता है और बचे हुए पैसे से जब वो आशियाना खरीदने की एक चाहत रखता है तो उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और पुलिस उससे 2 कदम आगे, जिस नटवर लाल की हम बात कर रहे हैं, इस नटवर लाल को अपने गिरफ्त में लेने की बजाय पुलिस ये कहती है कि आप न्यायालय जाइए, चूंकि ये मामला सिविल है। क्या ये जवाब सही हो सकता है? हम पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के पास भी जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जब लोकल पुलिस स्टेशन में बैठा अधिकारी इस तरीके से बात करता है तो उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी? यदि सारे के सारे दस्तावेज ये बयां कर रहे हैं कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, तो क्या इससे संदर्भित भारतीय दंड संहिता की धारा 420 या फिर 467 या फिर 465 या फिर 471 क्या नहीं लगने चाहिए? आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आपको 156(3) में ऑर्डर लाने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन के ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, बतौर एक वकील मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसका ये वक्तव्य सही था? नहीं साहब, कोई भी आदमी एप्लीकेशन लेके जाता है तो उसके फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। इसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। सही कह रहा हूं मैं? जी। तो हम कोई भी हो, यदि एप्लीकेशन लेके जाता है पुलिस चौकी में तो उसका फर्स्ट पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसको बोलना चाहिए कि आप कोर्ट जाओ या मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा चीटर है। एक चीज़ और बताइए, ये जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये नाला सोपारा के उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ जिस पुलिस स्टेशन में आप शिकायत दर्ज करवाने गए थे? जी हाँ, वो बलईपाड़ा पुलिस स्टेशन है, बलईपाड़ा एरिया है, जिसका पुलिस स्टेशन जो है वही तुलिंज पुलिस चौकी लगता है। वैसे ये मामला बेहद संगीन है, चूंकि एक मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक परिवार का नहीं है, बल्कि कई परिवार इसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति ठगी की वारदात को अंजाम देता है और उसके पीछे कई परिवार तबाही की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में होना क्या चाहिए ये हम आपको बताएंगे, लेकिन वक्त हो चला है हमारे इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ।
ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुंबई से सटे पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले नाला सोपारा इलाके में बिल्डरों की भरमार हो गई है। कुकुरमुत्तों की भांति वहां मकान खड़े कर दिए जाते हैं, लोगों को लालच दिए जाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है। पैसे लेने के बाद ना उन्हें मकान मिल पाता है और ना ही उनके दिए हुए पैसे। और ऐसे में लोकल पुलिस स्टेशन जब वो पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ये मामला सिविल है, इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। और यदि आप एफआईआर दर्ज करवाने की मंशा रखते हैं तो आप चले जाइए लोकल कोर्ट और वहां से 156(3) के तहत आप वहां से ऑर्डर लाइए, उसके पश्चात ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे। वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि 156(3) होता क्या है। यदि आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर अगर आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार करता है तो हर पुलिस स्टेशन में अमूमन एक सूचना फलक लगाई जाती है कि यदि ड्यूटी ऑफिसर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप वहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से मिलें। और यदि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के कामों से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, यही बात खत्म नहीं होती, उसके ऊपर जॉइंट पुलिस कमिश्नर और फिर नंबर आता है कमिश्नर साहब का। यानी महकमों पर महकमा, महकमों पर महकमा, लेकिन नतीजा है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस भारतवर्ष को एक बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ की जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है। कहा जाता है कि इंसान को दक्ष होना चाहिए और अपने साथ हुई हर एक घटना लोकल पुलिस को बतानी चाहिए। लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन में जाने वाले इन शिकायतकर्ताओं जो एक पीड़ित हैं, इनकी एक लंबी फहरिस्त है। हमारे सामने ये 6 हैं, लेकिन कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये 6 का आंकड़ा 60 तक पहुंचे ताकि कुंभकर्णी नींद में बैठा वो पुलिस अधिकारी अपनी नींद से जागे। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार गौड़। आप कैसे यहाँ पहुंचे? गया मेरे चाचा थे, वो दिखाए कि ये रूम है, वो हरेंद्र, ये रूम है। और क्या नाम है आपके चाचा का? उमेश कुमार गौड़। क्या ये चाचा आपको उस जमीन पर खुद लेके गए थे? नहीं, एक जन और थे, उनके खाली दूर से आपको उंगली दिखा दी कि आप चले जाइए? नहीं, गए भी थे। गए थे? हाँ, गए थे। तो आपको कब ये पता चला कि ये पैसे दे देना चाहिए? उधर रूम दिखाया, फिर बोले कि मैं तुमको एक तावे में रूम देता हूँ संतोष भवन नाके पे। बोला कि मैं आपको एक रूम देता हूँ तावे पे, उसमें रहिए। तो रूम रहने लायक नहीं था, वो तबेले के बाजू में था। तो मैं उसमें ताला मार दिया। इसके बाद बोला कि 2-4-10 दिन में मैं बना के आपको देता हूँ, आप इसमें रहिए। मैं बोला कि ये तो तबेले के बाजू में है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उसमें नहीं रह पाऊँगा। फिर जो है उसमें ताला मैं मार दिया। ताला मारने के बाद 1 महीने बाद मैं फिर वापस गया देखने, तो उसमें बढ़ोतरी रख दिया। इनका हरेंद्र प्रताप यादव का जो भाई था संजय यादव, वो आया, पैसा लिया। पैसा लेने के बाद उस रूम का ताला तोड़कर बढ़ोतरी रख दिया। इस ताला आपने लगाया था? ताला मैंने लगाया था। तो जब उसने ताला तोड़ा था पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन गया था। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा अब ये मैटर हमको नहीं, हमसे नहीं सॉल्व होगा। उस ऑफिसर का नाम पता है आपको? नहीं, नाम तो नहीं मालूम सर। ये पुलिस स्टेशन कौन सा था ये पता है? हाँ, तुलिंग पुलिस चौकी। कितने बार गए इस पुलिस स्टेशन में आप? 3 बार। जब आपका ताला टूटा तो अब की स्थिति क्या है? अभी वहाँ का हाल क्या है? अभी तो वहाँ बढ़ोतरी रखा हुआ है। और जो पैसे आपने दिए, कुल कितने पैसे दिए? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए कैश में दिए या चेक में दिए? 3 लाख रुपए चेक में थोड़ा दिया था, थोड़ा कैश दिया था। पूरा पैसा दे चुके हैं? पूरा पैसा दे चुका हूँ। अब वो व्यक्ति क्या कहता है जिसको आपने पैसे दिए, जिसका नाम हरेंद्र यादव है? वो हमको चेक दिया था 3 लाख रुपए का, लेकिन मैं बैंक में ले गया, 2 बार डाला, दोनों बार बाउंस हो गया चेक। दोनों बार चेक ये बाउंस हो गया है, दोनों बार ये चेक बाउंस हो गया है। और फिर बाद में मैं उसको फ़ोन किया तो बोल रहा है कि आओ मैं पैसा देता हूँ। फिर गया पैसा लेने के लिए, बुलाया और मेरा जो एग्रीमेंट पेपर बनाया था उसको फाड़ दिया। बोला देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब कहते हैं कि अब चेक फाड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन कुकुरमुत्तों की तरह ये चेक फाड़े जाते हैं नाला सोपारा इलाके में और पकड़ा दिए जाते हैं गरीब वर्ग के लोगों को। और जब वो अपने खाते में ये चेक डालता है तो ये चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद जब इस हरेंद्र यादव के पास आप पहुंचे तो इसने क्या कहा? इसने बोला कि आओ इधर आओ, साईं बाजार है, नाला सुपारा स्टेशन पे साईं बाजार है, उधर बुलाया। बोला कि
पेपर दिखाओ, पेपर दिखाया, पेपर मेरा फाड़ दिया, बोला जो उखाड़ना उखाड़ लेना। क्या कहा आपसे? बोला जो उखाड़ना रहेगा उखाड़ लेना, मैं पैसा नहीं देगा। यदि इन 24 न्यूज़ के ऑफिस ये आए नहीं होते तो ये मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ा होता। लेकिन हम इस कार्यक्रम को अपने टीवी न्यूज़ चैनल पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि लोकल पुलिस स्टेशन में बैठे उच्च अधिकारी अपने नींद से जाग नहीं जाते। हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं, हमारा मकसद किसी विवाद को जन्म देना नहीं, लेकिन हमारा मकसद है खबर पूरी पारदर्शिता से, वो भी बिना कट किए, अपने दर्शकों तक ले जाना और साथ ही उन लोगों तक जो एक आशियाना खरीदने का सपना कई सालों से सजा कर रखे हैं, लेकिन अभी तक वो सपना साकार नहीं हो पाया है। हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि आप आशियाना खरीदने ज़रूर जाएं, लेकिन उसके पहले आप सावधान रहें, क्योंकि आपकी मुलाकात किसी ऐसे हरेंद्र यादव से हो सकती है और जो दे सकता है आपके साथ ठगी की वारदात को अंजाम। हम हरेंद्र यादव के पास भी जाएंगे और हम ये उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसका मंसूबा था क्या। दूसरे की ज़मीन दिखाना और उस ज़मीन के एवज में रुपए उठाना और फिर उन रुपयों को इकट्ठा कर फरार हो जाना, ये नटवर लाली नहीं तो फिर क्या है। आपका नाम क्या है? JK मिश्रा। मिश्रा जी क्या करते हैं? मैं बकार का सप्लायर का धंधा है। आप कैसे पहुंच गए यहाँ पर? हमारे एक चाचा जी अशोक भवानी प्रसाद तिवारी, वो बुला के लेके गए कि हमने ऐसा पार्टनर में जगह लिया है, ये जगह ऐसी है। तो हमने वहाँ पे गए, देखा, वहाँ पे हमने उसको कुछ पैसा दिया और उस जगह पे हमने काम भी करवाए। हमारा खुद का मिस्त्री था, वहाँ पूरे प्लॉट पे फाउंडेशन मारे, लेकिन बाद में उसको और भी हमने पैसे दिए, हमारे दोस्तों से, हमारे कस्टमरों से पैसे भी दिलाए उसको। लास्ट में वो फरार हो गया। हमारे कस्टमर को हमको उसने चेक भी दिया, लेकिन वो चेक पास नहीं हुए अभी तक। टाइम पे टाइम देते जाता है और कोई भरोसा नहीं, फ़ोन उठाता नहीं, ना मिलता है। कुल कितने पैसे हैं आपके? हमारे पैसे 5 लाख रुपए हैं, प्लस हमारे कस्टमरों के पैसे 9 से 10 लाख रुपए हैं। आपने जिन लोगों के पैसे यहाँ पर दिलवाए उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 3 है, एक का 6 लाख, एक का 3 लाख और एक का 3.5 लाख है। ये सारे पैसे जो दिए गए ये हरेंद्र यादव को दिए गए या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ? हरेंद्र यादव के हाथ में पैसे दिए गए पूरे। अब वो क्या कहता है आपसे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसा टाइम लेते रहता और मिलता नहीं है वो। ऐसा टाइम देते देते कितना दिन हुआ? कम से कम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? 1.5 साल हो गया। आप पुलिस स्टेशन गए थे? मैं 1-2 बार गया हूँ पुलिस स्टेशन में। पुलिस का क्या एक्सपीरियंस है? निगम साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कई बार मेरे से टाइम लिया। रूमने से मेरी कई बार बात हुई, उन्होंने कई बार टाइम लिया। लास्ट में बोलते हैं मिश्रा जी कुछ नहीं हो सकता, उसके पास कुछ है नहीं। क्या मतलब, उसको मार पीट के कुछ मिलने वाला है नहीं। इन्होंने हमको कम से कम 2 महीने दौड़ाया है, निगम और रूमने ने, लेकिन लास्ट में काम कुछ हुआ नहीं है। एक चीटर के बारे में कंप्लेंट देने के लिए कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां ड्यूटी ऑफिसर FIR लिखने की बजाय कंप्लेनेंट से ये कहता है कि उसे मारपीट कर कोई फ़ायदा नहीं, चूंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या किया जाए? शिकायतकर्ता को वापस अपने गांव भेज दिया जाए? क्या कानून ये कहता है? क्या आम मुंबईकर हो या ठाणेकर हो या पालघर जिले का रहवासी हो, यदि उसके पैसे कहीं फंस जाएं तो उसके लिए क्या FIR का कोई प्रावधान नहीं? ऐसे तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आपके इलाके में भी इस तरह की बंदरबाट यदि चल रही है, आप भी किसी के द्वारा सताए हुए हैं और आपकी बात भी लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं सुनी जा रही है, तो आप पहले पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से मिलें। यदि आपको उनसे संतुष्टि नहीं मिलती तो टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम ना ही कोई न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका और ना ही विधायिका, लेकिन हाँ, हम इस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हैं। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मकसद है, वो खबर है। वो खबर जो घटना के स्वरूप घटती है किसी भी व्यक्ति के साथ, लेकिन सर पटकने और लकीर पीटने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। तो ऐसे लोगों का आवाज़ हम बनेंगे, ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म हम देंगे। और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन लोगों से भी ये गुजारिश है कि इस तरह के फ्लैट खरीदने के चक्कर में, मकान खरीदने के चक्कर में, ज़मीन खरीदने के चक्कर में यदि आप कहीं जाते हैं तो पहले ठोक बजाकर उन दस्तावेजों को पड़ताल कर लीजिए, अन्यथा आप भी होंगे ठगी के शिकार। चलते चलते तिवारी जी एक बात बताइए, जो ज़मीन आपको दिखाई गई, ऐसा लगता नहीं कि एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, और उसमें एक कादर खान और एक शक्ति कपूर के किरदार को हमने देखा था कि दुबई ले जाने की सपना दिखाया गया लोगों को, और एक
एक नाव में बिठा के एक नदी के उस पार भेज दिया गया और कहा गया कि ये दुबई है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों के साथ ऐसा ही हुआ? बिल्कुल ऐसे सेम हुआ है, सेम। जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? जिम्मेदार तो भाई अगर आपके साथ ये ठगी हुई है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन। हाँ। लेकिन आप लोगों का फर्ज नहीं है? नहीं, हमारा भी फर्ज बनता है। इस तरह से अगर आप घर खरीदने जाएंगे और आप जमीन की अच्छे से पड़ताल नहीं करेंगे तो आप तो ठगे ही जाएंगे। नहीं तो वहाँ जमीन पे थोड़ा वर्क उसने दिखाया कि हाँ हम चालू कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने पेमेंट किया ना। वहाँ फाउंडेशन कौन कर रहा था? मुझे आप मिश्रा जी एक बात बताइए, जब उस जमीन पर फाउंडेशन किया जा रहा था, वो फाउंडेशन मैंने करवाया था, कोई करवाया नहीं था। खुद करवाए थे आप? मैंने खुद करवाया था, उसने जगह दिखाई थी, फिर बाद में उस जगह मैंने उसको पैसा दिया, फाउंडेशन मैं करवाया, मेरा ही आदमी फाउंडेशन तो किया। रुक कैसे गया फाउंडेशन आप? उसने वो जो जगह का मालिक था उसको पेमेंट दिया नहीं, तो बोला यहाँ काम बंद कर दो। जब उसको बुलाया तो ये भाग गया। फाउंडेशन और भरनी हमने पूरी करवाई है, तब हमने उसको इतना पैसा दिया, 14 से 15 लाख। वकील साहब आप आगे आइए। साहब की वो जो हरेंद्र प्रताप बिल्डर है, हरेंद्र यादव, वो पेशेवर चीटर है। उसका केवल इसी प्लॉट पे ऐसा नहीं हुआ है, नए गांव में किया, वहाँ पर भी कस्टमरों के साथ वही किया, और धानुबाग में किया, वहाँ पर भी कस्टमरों के साथ वही किया, यहाँ पर भी बनाया। उसका मेन ये प्री प्लान द्वारा करता है और इसके साथ उसके 2 भाई भी इन्वॉल्व हैं। ये पैसा लोगों को ठगता है और उसके दोनों भाई आकर के लेके जाते हैं, जो करोड़ों का स्कूल, करोड़ों का घर और वहाँ 10 गाड़ियाँ वहाँ उसने खरीदा है, वहाँ प्रॉपर्टी बनाया है अपने पिता के नाम से। ये कानून से बचने के लिए अपने नाम से 1 रुपए की कोई चीज़ नहीं रखा है। ये जो भी करता है सब प्री प्लान द्वारा करता है, और जो भी कस्टमर से पैसा उठाता है कस्टमर को कुछ देना नहीं रहता है, उसका ये रहता है लोगों को ठगना। और एक ही साइड नहीं है, बहुत लोग हैं, अभी हम लोग 5-6 लोग आए हैं, उसके मैटर बहुत सारे हैं। वो पुलिस महकमे के आला अधिकारियों के पास गए थे आप? पुलिस के पास मैंने कई बार गया। एसपी ग्रामीण के पास गए थे आप? एसपी के पास भी गया था, एसपी से मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पे बैठे हुए जो पुलिस ऑफिसर थे, जो उनसे मिलने से पहले वहाँ गेट पे रहते हैं पुलिस वाले, वो लोग बोले कि पेपर दिखाइए, क्या है मैटर। मैं बताया उसको ऐसा ऐसा मैटर है। वो बोलता है कि नोटरी पेपर है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, आप जाओ यहाँ से, साहब नहीं मिलने वाले हैं। फिर मैं 2 बार गया, वैसे कोई मिलने नहीं दिया। आपने उनको बताया नहीं कि ये नोटरी पेपर है, ये डिसाइड करना आपका काम नहीं है, ये काम न्यायपालिका का है? मैं उनको बताया, लेकिन पुलिस विभाग का ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद आप उससे डिस्कस करोगे तो कुछ उल्टा ही लोग बोल देते हैं। तो आदमी को अपने मान सम्मान से बढ़ के कोई चीज़ होती नहीं है, इसके लिए पुलिस से हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल, काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर। ये मुंबई पुलिस का एक सिक्के का एक पहलू यदि पॉजिटिव के रूप में हम देखते हैं, तो दूसरा जो पहलू है वो नेगेटिव है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दबी आवाज से एक गरीब आखिर कह क्या सकता है? जिसके खून पसीने की गाड़ी कमाई पर डाका डाल दिया जाए, वो व्यक्ति कहां जाए? न्याय पाने के लिए सरकारी महकमों के चक्कर लगाते लगाते वो हताश, निराश और परेशान हो चुका है। लेकिन इन 24 न्यूज़ का ये वादा है कि बहुत जल्द ही बिल्डरों की कार्यशैली से संबंधित जो खबरें हैं हम वो आपको लगातार दिखाएंगे, और प्रशासन में बैठे उन सरकारी अधिकारियों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके मातहत चल क्या रहा है। या तो आपको इसको जानकारी नहीं, या तो फिर गाहे बगाहे अप्रत्याशित रूप से इस भ्रष्टाचार में आपकी भूमिका की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।